तो आज हम एक दिलचस्प आईपीओ पर बात कर रहे हैं। क्रिजैक लिमिटेड, नाम शायद ज्यादा सुना ना हो, है ना? हाँ, हो सकता है। पर इसकी एसएमई आईपीओ ने ना बाजार में कुछ सुगबुगाहट जरूर पैदा की है। सही। हमारे पास इस पर एक स्रोत भी है, एक यूट्यूब वीडियो स्क्रिप्ट, और उसका टाइटल काफी सोचने वाला है। क्रिजैक लिमिटेड आईपीओ, एक हिडन जेम या रिटेल ट्रैप। हाँ बिल्कुल, ये टाइटल ही अपने आप में मतलब पूरी कहानी कहने की कोशिश कर रहा है। क्या ये छुपा हुआ हीरा है या फिर छोटे निवेशकों के लिए एक जाल? तो चलिए इसी सवाल के इर्द गिर्द इस विश्लेषण को थोड़ा खोलते हैं। ये कंपनी क्रिजैक लिमिटेड आखिर है क्या? देखो, ये कंपनी असल में काफी पुरानी है। 1992 में बनी थी, जयपुर से ऑपरेट करती है और इनका जो मुख्य व्यवसाय है वो है रत्न, मतलब जेमस्टोन्स। और खास तौर पर आजकल जो लैब ग्रोन डायमंड्स है ना। हाँ हाँ, लैब ग्रोन डायमंड्स काफी चर्चा में है आजकल। बस उन्हीं का निर्यात करती है ये कंपनी। इनका फोकस ज्यादातर अमेरिका, ब्रिटेन और यूएई जैसे बाजारों पर है। तो हाँ, कह सकते हैं कि रत्न उद्योग की एक विशिष्ट, मतलब एक नीश कंपनी है। नीश तो है। अच्छा, अब जरा आईपीओ की डिटेल्स पर आते हैं। ये एक एसएमई आईपीओ है, राइट? हाँ बिल्कुल। एसएमई आईपीओ यानी जो छोटी और मध्यम आकार की कंपनियां होती हैं, उनके लिए स्टॉक एक्सचेंज एनएसई एसएमई प्लेटफॉर्म पर लिस्ट होने का एक तरीका। ओके। और इशू का साइज वो करीब 22.46 करोड़ रुपए का है और शेयर की कीमत 62 रुपए प्रति शेयर तय हुई है। सही। और इसमें न्यूनतम 2000 शेयरों का लॉट है। मतलब रिटेल निवेशक के लिए एंट्री थोड़ी बड़ी है। हाँ, एसएमई आईपीओज में अक्सर ऐसा होता है। और यहीं से वो जेम या ट्रैप वाली बात और मजेदार हो जाती है। देखो, शुरुआती ग्रे मार्केट प्रीमियम मतलब जीएमपी वो 10 से 15 रुपए के आसपास चल रहा था। अच्छा, 10-15 रुपए का जीएमपी, तो ये तो लिस्टिंग पर मुनाफे की उम्मीद का संकेत देता है ना? हाँ, संकेत तो देता है, पर यहीं सावधानी जरूरी है। जीएमपी कोई गारंटी नहीं होती। अक्सर लोग सिर्फ जीएमपी देखकर पैसा लगा देते हैं और यहीं पर वो रिटेल ट्रैप वाला खतरा आ जाता है। बिल्कुल। अच्छा, कंपनी ये जो पैसा जुटा रही है आईपीओ से, उसका करेगी क्या? उनका प्लान है कि इस फंड का इस्तेमाल वो मुख्य रूप से अपनी वर्किंग कैपिटल, यानी जो रोजमर्रा के बिजनेस चलाने के खर्चे होते हैं, उनके लिए करेंगी, और साथ ही थोड़ा बिजनेस एक्सपेंशन यानी व्यापार विस्तार के लिए भी। ओके, तो पैसा बिजनेस में ही लगेगा। अब इनके बिजनेस मॉडल को थोड़ा और समझें। आपने बताया रत्न खरीदना, तराशना, पॉलिश करना और फिर निर्यात। हाँ, यही प्रोसेस है। और जैसा मैंने कहा, हाल में लैब ग्रोन डायमंड्स पर इनका फोकस बढ़ा है। इनकी मांग भी दुनिया भर में बढ़ रही है। फाइनेंशियल्स कैसे हैं इनके? कुछ आंकड़े? हाँ देखो, वित्त वर्ष 2023 के जो आंकड़े हैं, उसमें इनका रेवेन्यू था करीब 34.85 करोड़ रुपए, और नेट प्रॉफिट यानी शुद्ध लाभ वो था 3.56 करोड़ रुपए। 33-34 करोड़ पर 3.5 करोड़ का प्रॉफिट, तो ये मार्जिन करीब 10.2% बनता है। क्या ये इस सेक्टर के हिसाब से ठीक ठाक है? देखो, 10.2% का मार्जिन सुनने में बुरा नहीं है, पर ये जेम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में कोई बहुत मतलब असाधारण मार्जिन नहीं माना जाता। ये स्थिरता दिखाता है, पर ऐसा नहीं कि बहुत ही ज्यादा मुनाफे वाला बिजनेस हो। लेकिन हाँ, वो जो लैब ग्रोन डायमंड्स पर फोकस बढ़ाने वाली बात है, वो जरूर एक पॉजिटिव फैक्टर हो सकता है, क्योंकि उनकी मांग तेजी से बढ़ रही है। तो शायद ये वाला एंगल हिडन जेम की तरफ इशारा करता हो। ओके, तो ये तो हुई अच्छी बातें, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू जोखिम भी तो होंगे। बिल्कुल, और वो समझना बहुत जरूरी है। पहला और सबसे बड़ा जोखिम, जैसा हमने कहा, ये एक एसएमई आईपीओ है, तो इसमें लिक्विडिटी मतलब शेयरों की खरीद फरोख्त काफी कम होती है। मतलब अगर शेयर बेचना चाहें तो आसानी से खरीदार मिलना मुश्किल हो सकता है। हाँ, ये सही दाम मिलना मुश्किल हो सकता है। दूसरा बड़ा जोखिम है इनका एक्सपोर्ट पर बहुत ज्यादा निर्भर होना। सारी कमाई बाहर से आ रही है, तो फॉरेन एक्सचेंज रेट्स मतलब डॉलर रुपए का उतार चढ़ाव इनके मुनाफे पर सीधा असर डाल सकता है। ये तो है, डॉलर ऊपर नीचे हुआ तो इनका प्रॉफिट मार्जिन हिल सकता है। एग्जैक्टली। और तीसरा, ये सेक्टर पहले से ही बहुत कॉम्पिटिटिव है। कई बड़ी स्थापित कंपनियां पहले से मौजूद हैं, तो इनको कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा। ये सब पहलू मिलकर रिटेल ट्रैप की आशंका बढ़ाते हैं, अगर कोई निवेशक इन्हें ध्यान में ना रखे। तो लिक्विडिटी की कमी, फॉरेक्स रिस्क और तगड़ा कंपटीशन, ये वाकई सोचने वाली बातें हैं। लेकिन फिर वो लैब ग्रोन डायमंड्स की बढ़ती मांग और ठीक ठाक फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, क्या स्रोत इन पॉजिटिव्स को ज्यादा वजन देता है? उसका निचोड़ क्या है, जेम या ट्रैप? देखो, स्रोत का नजरिया काफी बैलेंस्ड है। वो ये मानता है कि मौजूदा जीएमपी और लैब ग्रोन डायमंड की कहानी को देखते हुए शायद ये आईपीओ छोटी अवधि के लिए लिस्टिंग गेन के लिए कैलकुलेटेड बेट हो सकता है, मतलब सोच समझकर लिया गया एक दाव।
एक कैलकुलेटेड बेट शॉर्ट टर्म के लिए। हाँ, लेकिन स्रोत साथ में साफ साफ चेतावनी भी देता है कि जो लोग लंबे समय के लिए निवेश का सोच रहे हैं उन्हें बहुत ज्यादा होमवर्क करने की जरूरत है। कंपनी का बिजनेस मॉडल कितना टिकाऊ है, एक्सपोर्ट मार्केट्स की क्या हालत है, मैनेजमेंट कितना काबिल है, कंपटीशन से कैसे निपटेंगे, ये सब बहुत गहराई से समझना होगा। मतलब सिर्फ हाइप या जीएमपी के पीछे नहीं भागना है। बिल्कुल नहीं। स्रोत का निचोड़ यही है कि हाइप के पीछे भागना खतरनाक हो सकता है और वही इसे ट्रैप बना सकता है। जेम साबित होने के लिए इस कंपनी को लगातार अच्छा परफॉर्म करना होगा और इन रिस्कों को ठीक से मैनेज करना होगा। तो कोड बनाकर इस विश्लेषण से बात ये निकलती है कि क्रिज़ैक लिमिटेड आईपीओ एक तरह का मिला-जुला मामला है। इसमें हिडन जेम बनने की पोटेंशियल तो है, खासकर लैब ग्रोन डायमंड सेगमेंट की वजह से, लेकिन साथ ही एसएमई कैटेगरी के अपने जोखिम और एक्सपोर्ट पर निर्भरता जैसे फैक्टर्स इसे रिटेल ट्रैप भी बना सकते हैं। सही कहा। तो किसी भी आईपीओ में और खासकर एसएमई आईपीओ में पैसा लगाने से पहले सिर्फ ऊपरी चमक-दमक या जीएमपी देखने से आगे बढ़कर कंपनी की बुनियाद, उसके सामने क्या चुनौतियां हैं, क्या अवसर हैं, इन सबको गहराई से परखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही कहा। और ये पूरी चर्चा हमें एक महत्वपूर्ण सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाती है। हाँ, बताइए। सवाल ये कि क्या हमें छोटे ऐसे नीश एसएमई व्यवसायों का मूल्यांकन करते समय, खासकर जब वो एक्सपोर्ट पर इतने ज्यादा निर्भर हों, क्या हमें उनके लिए स्थापित बड़ी कंपनियों के मूल्यांकन के पारंपरिक तरीकों से हटकर कुछ अलग पैमाने इस्तेमाल करने की जरूरत है? इस पर सोचना शायद भविष्य के निवेश निर्णयों में मददगार हो।